हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूं। ये जानकारी है काउंटर केस पर और काउंटर केसेस को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेरीज आप लोगों के मन में रहती हैं। कौन सा काउंटर केस करें, किस पे करें, कब करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और काउंटर केसेज में ही बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को काउंटर केस की गाइडेंस के साथ साथ मैं वो वीडियो भी आपको लिए लेकर के आता हूँ जो कि हमारी नज़र में आते हैं, जहाँ पर लोगों ने काउंटर केस किया और वो फंस गए। लेकिन अगर आप रियल में काउंटर केस करना चाहते हो, यानी कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप भी सामने वाली पार्टी को उसके लिए सजा दिलाना चाहते हो, तो आपके पास लीगल राइट्स होते हैं। लेकिन बहुत सारी वजहों से, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे बायस्ड हैं, वुमेन सेंट्रिक हैं, तो उन चीज़ों की वजह से आपका जो केस होता है वो एडमिट नहीं होता। पुलिस भी कई बार आपको सपोर्ट नहीं करती, आपकी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं करती, और कई बार आपका केस एडमिट होने के बाद डिसमिस हो जाता है। तो यानी कुल मिला के सामने वालों पर तो क्या ही प्रेशर पड़ना था, आप ही का समय पैसा बर्बाद हो जाता है और प्रेशर भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही आ जाता है। अब ऐसे में जरूरी हो जाता है ये जानना कि साहब हम कौन सा काउंटर केस डालें। अब इसे लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज होती है। कई लोग कहते हैं साहब हम डिफेमेशन का केस डाल देते हैं, कई लोग कहते हैं सर हम एक्सटॉर्शन का केस डाल देते हैं, कई लोग कहते हैं हम 406 डाल देते हैं, कई लोग कहते हैं हम 120B डाल देते हैं। लेकिन जब धरातल की सच्चाई सामने आती है, यानी आप जब ये केस दर्ज कराने जाते हो तो आपके केस दर्ज होते ही नहीं, मना कर दिया जाता है और फिर आपको हार करके कोर्ट में केस करना पड़ता है और वहाँ पर भी सामने वालों पे कोई प्रेशर नहीं आता। तो मैंने पहले भी कई बार बताया कि आपको कभी भी छोटी छोटी धाराओं में काउंटर केस नहीं करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे काउंटर केस के बारे में बता रहा हूँ जो आपने अगर कर दिया तो आप समझ लो कि सामने वाला चित और अपने केस खुद वापस लेंगे, वो जितने भी झूठे केस डाले। अब समझिएगा ध्यान से, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, आखिरी वाक्य तक आपके काम आने वाला है। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर फटाफट क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों अभी मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा, और दोस्तों वहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे याद आया जब मैंने सोच पर प्रहार स्टार्ट किया था और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे, व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था और आज यहां तक पहुंचा दिया, और इसीलिए शायद ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप लोगों ने तो ट्रस्ट नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। और वही सपोर्ट अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ यह है कि जितने लोग इस प्रकार से परेशान हैं उनको मानसिक शांति मिले, उनको एक आधार मिले और वो टूटने से बचें। तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं उस चैनल पर भी कंटेंट लाने की, और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा प्रयास और समय मांगता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स दिखता है। तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप सब्सक्राइबर की संख्या काफी बढ़ा देंगे। दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आगे आता हूं। अब दोस्तों एक चीज तो पक्की है कि अगर आप इन लोगों पर कोई केस करते हो तो वो आसानी से तो दर्ज नहीं होगा, उसके लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और ये भी है कि हमें कोई ऐसे से केस करना भी नहीं है, करना है तो ठीक से करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ मारपीट हो गई, अब अगर आपके साथ मारपीट हो गई, आप केस करना चाहते हैं तो आपके पास मेडिकल होना जरूरी है। यानी अगर आप मेडिकल लगा के केस करेंगे तो आपका केस कम से कम डिसमिस नहीं हो पाएगा। पुलिस रिपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब बात आती है धाराओं की कि धाराएं हम कौन कौन से लगाएं। देखिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप डिफेमेशन का केस कर रहे हो तो केवल डिफेमेशन की धाराएं लगाओगे। यानी कुल मिला के एक ही केस के अंदर आप एक से ज्यादा चीजों के लिए भी रिलीफ मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही केस में आप बताते हैं कि इन्होंने मेरा डिफेमेशन किया, एक ही केस में आप बताते हैं इन्होंने मेरा एक्सटॉर्शन भी किया, उसी केस में आप ये भी बताते हैं इन्होंने मेरे साथ मारपिटाई भी करी, उसी केस में आप ये भी बताते हैं इन्होंने मुझे धमकी भी दी, उसी केस में आप ये भी बताते हैं कि इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल भी किया, उसी केस में आप ये भी बताते हैं कि इन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी करी। कहने का मतलब है कि एक ही केस के अंदर आप बहुत सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो। आपको हर एक इंसिडेंट के लिए अलग केस करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो कंप्लेंट केस होता है उसका कॉग्निजेंस के टाइम पे बहुत सारे सेक्शंस हटा दिए जाते हैं। केवल मजिस्ट्रेट जो सेक्शन सही समझते हैं केवल उसी को रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका केस ऐसा होना चाहिए कि जो मजिस्ट्रेट साहब हो वो सेक्शन कम से कम हटा पाए या ना हटा पाए। खैर कुछ तो हटाएंगे, तो फिर भी अगर आपके एक केस में अच्छे से सेक्शन इंपोज हुए हैं और उनके एविडेंस भी कुछ लगे हैं कि प्राइमा फेसिया लगता है कि हाँ भाई वो घटना घटी है, तो मजिस्ट्रेट साहब बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं हटा पाएंगे। और यदि एक ही केस में आपके 10 या 12 सेक्शन लगे हुए हैं, उसमें से वो 2-4 सेक्शन हटा भी देंगे तो फिर भी 7-8 सेक्शन रह जाएंगे। तो अगर
आपने सेक्शन डाला ही है 499 और 500 डिफेमेशन का, अब क्या हटाएंगे क्या रखेंगे? तो सीधी सी बात है, ऐसे केस में यदि मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि डिफेमेशन नहीं बन रहा तो आपका केस ही हो जाएगा खारिज। और अगर आपने कई सारी धाराओं में एक केस दर्ज किया है तो उसका फायदा आपको यह मिलेगा कि यदि एक धारा में कॉन्स्टिट्यूट नहीं भी हो रहा है, मजिस्ट्रेट साहब को नहीं भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वो उस धारा को हटा देंगे, बाकी धाराएं तो रहेंगी ना, यानी आपका केस डिसमिस वाली सिचुएशन पे तो नहीं आएगा। दूसरा, अगर धाराएं कई सारी हैं और ऐसी धाराएं भी कुछ हैं जो कि नॉन बेलेबल हैं और उसमें समनिंग हो जाती है, तो सामने वालों पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। यानी ऐसा करके आप अपने केस को डिसमिस होने से भी बचा सकते हो और खुद को मजबूती से ला सकते हो, और आपके केस में कुछ धाराएं भी हो जाती हैं। अब जब उनके पास समझ जाता है और केवल एक धारा लिखी हुई है 499, तो उन पर इतना प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन जब उनके पास समझ जाता है और उसमें 5 धाराएं लिखी हुई हैं, तो फिर उनके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि वो सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे कि इन धाराओं में क्या क्या होता है, कितनी कितनी सजा है और कैसे कैसे बेल का प्रोविजन है। इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। और आप देखना, इनिशियली तो नहीं, लेकिन जब समन आ जाएगा, बेल हो जाएगी, ट्रायल चलेगा, वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे कि भाई इसको निपटाओ। लेकिन तब हम कैसे निपटाएंगे कि आप अपने केस वापस ले लो, बस यही निपटाना हुआ, और म्यूचुअल डाइवोर्स कर लो। पैसे की तो बात भूल के भी मत करना, बिकॉज अगर आपने पैसे की बात करी तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर क्यों निपटाना। मैं हस्बैंड हूं, मेल हूं, मैं अपनी मेहनत करके कमा करके खाता हूं, और मेरा ये काम नहीं है कि मैं अपनी मेहनत करूं, पैसा कमाऊं और फिर उस पैसे को इस वजह से दूसरों को दे दूं क्योंकि उन्होंने मेरे पास 3 झूठे मुकदमे किए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों के बहुत काम आएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी देखो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, ये तो जस्ट एक गाइडेंस होती है मोटे मोटे तौर पर, कि इससे आप लोगों को पता चले आपको क्या करना है क्या नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जब भी आप ऐसे काम करते हो, किसी पर्टिकुलर बढ़िया वकील साहब के अंडर ही करें, वरना ना करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।